चलो स्टार्ट कर रहे हैं आज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्लास प्रीवियस क्लास में सब बता दिया था, डेरिवेशंस बताए थे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। आज पोटेंशियल एनर्जी कहता, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी पजेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, इसका मीनिंग क्या है? सिंपली मान लो दो ब्लॉक है, इस दोनों ब्लॉक के बीच का सेपरेशन सपोज इनफाइनाइट है, जो कि हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो ये दोनों ब्लॉक अपने अपने पोजीशन पर है, तो कोई अमाउंट ऑफ वर्क नहीं हो रहा है, देन पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो। अब ये दोनों ब्लॉक में इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, इसको भी डिस्प्लेस किया, और दोनों ब्लॉक को हम यहां से लेके यहां तक ले आए, इस ब्लॉक को भी यहां से लेके यहां तक ले आए। इसका मतलब ये नया पोजीशन हो गया, जो कि पहले इन्फिनिटी था, और एक नया पोजीशन आर हो गया। इसका मतलब एक अमाउंट ऑफ वर्क हुआ, एंड दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और यदि ये पोटेंशियल एनर्जी बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही कहता है कि इट इज कॉल्ड म्यूचुअल एनर्जी और एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और इसको मेजर कैसे करते हैं? तो अभी जस्ट हमने इसको प्रेजेंट पोजीशन, जिसको हम इन्फिनिटी मान लेते हैं, और स्टैंडर्ड पोजीशन आर। इसका मतलब इन्फिनिटी टू आर तक के लिए जो भी आप अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं, इसी अमाउंट ऑफ वर्क को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्लियर? तो इस सिंपली इसको आप ऐसे ही डिफाइन करेंगे, एनर्जी पजेस बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। It can be measured by calculating the amount of work done in passing from its initial position to some standard position. क्लियर? तो ये पोटेंशियल एनर्जी का प्रॉपर डेफिनेशन। अब पोटेंशियल एनर्जी के कितने टाइप्स हो सकते हैं? तो पहले हम लोग टाइप पर आ जाए। जस्ट तो टाइप्स, तो पहला टाइप्स कहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे दो बॉडी और दोनों बॉडी के बीच में स्टेट ऑफ सेपरेशन, और दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज विच अट्रैक्ट वन अदर थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब यहां पर सिंपली इसको ऐसे समझ ले कि इंफिनिटी पर कोई एक पॉइंट मास है, उसको आप ए पॉइंट तक लेके आए, एक एडिशनल वर्क किया। दूसरा भी एक इंफिनिटी पर है, इसको अमाउंट ऑफ वर्क करके बी पॉइंट पर लाए। तीसरा मास भी इंफिनिटी पर है और एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क करके सी पर लाए। इसके लिए आपने यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया और इसके वर्टिसेस पे इस मास को प्लेस कर दिया। इसका मतलब यहां पर आपने एक एडिशनल वर्क किया, यहां भी एडिशनल वर्क किया, यहां पर भी एडिशनल वर्क किया, और ये अमाउंट ऑफ वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। इसी को हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, चार्ज का पोजीशन होगा और वो दोनों चार्ज या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो रिपल्सन कब होगा, जब दोनों आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉजिटिव और एक पॉजिटिव निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस which attract or repel one another through the electric force। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और क्या हो सकता है, एक और हम लोगों ने पढ़ा था, वो है क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन, कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट। एक ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम को आप एक्सटेंड कर दो या उसका कंप्रेशन हो जाए, एक्सपेंशन हो जाए, तो उसके लिए जो एनर्जी होगा उसका नाम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो तीन बेसिकली टाइप पढ़ लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब इसके बाद है कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। कहता है फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if the work done by the force in displacing a particle from one point to another is independent of the path। इसको समझना है कि सिंपली मान लो यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये पाथ है हमारा, ए टू बी जाने के तीन पाथ हैं, एक फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ, थर्ड। पहला पाथ हो सकता है स्मूथ हो, दूसरा पाथ रफ हो, तीसरा पाथ और भी रफ हो। तो कहता है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स है उसके द्वारा जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क फॉर द फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ, थर्ड पाथ सेम। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको हम लोग समझते, मान लो यहां पर ग्राउंड फ्लोर पे आप हो और आप फर्स्ट फ्लोर पे गए। एक ये तरीका कि आप यहां से सीधे लिफ्ट करके ऊपर चले गए, जंप करके, इमेजिन करो। तो ये पहला पाथ। दूसरा पाथ, आप स्टेयर से होते हुए फाइनली यहां तक गए, ये सेकेंड पाथ। और तीसरा, जो ओलंपिक में या एशियाड में जो पोल वोल्ट होता है, नहीं, एक पोल होता है, उससे आप जंप करके ऊपर जाओ। तो मान लो पोल वोल्ट के हेल्प से आप ऐसे आ गए, थर्ड पाथ। और इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्टेंस सिर्फ h है। अब यहां पर कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जब आप तीनों पाथ के लिए निकालेंगे तो तीनों पाथ का अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल होगा, कहीं चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल। तो अमाउंट ऑफ वर्क तीनों पाथ के लिए सेम होगा, इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो लिखा भी कि इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन बाय द फोर्स, जिसको हम लोग F इंटू DL लिखा, F dx होता है, इसी को हम लोगों ने इंटीग्रल फॉर्म में लिखा। अमाउंट ऑफ वर्क हम लोग कैसे लिखते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हम पाथ लेंथ के फॉर्म में लिख रहे हैं DL, इसलिए इसका नाम बन गया लाइन इंटीग्रल। इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक कर्व का, एक पॉइंट फंक्शन का, इसलिए इसको हम लोग लाइन इंटीग्रल कह देते हैं। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इसका मतलब वर्क डन तीनों पाथ के लिए क्या होगा, सेम होगा। और इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे।
और ये भी कह देंगे कि भाई जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेंगे उसके लिए, या जितने भी आपके जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनके द्वारा जो भी वर्क डन होगा वो सब अमाउंट ऑफ वर्क हम लोग तीनों पाथ के लिए, जैसे एग्जांपल लिया, सबके लिए सेम होगा। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेंगे और तीनों पाथ के लिए हम लोग निकालेंगे या मल्टीपल पाथ के लिए निकालेंगे और देखेंगे कि अमाउंट ऑफ वर्क यदि सेम हो रहा है तो ये कह देंगे कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स is independent of the path, it depends on initial and final position। ठीक, तो कंक्लूजन हमारा यही निकला भी कि तीनों पाथ के लिए 1 2 3 तीनों के लिए अमाउंट ऑफ वर्क सेम होगा। ठीक, ये हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन और अमाउंट ऑफ वर्क को क्या लिख रहे हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स, मतलब एफ डॉट ds की जगह dl लिख रहे हैं और इसी का नाम दे दिया लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। ठीक, तीनों पाथ के लिए सेम होगा। तो ये पहला कंजर्वेटिव फोर्स का या कंजर्वेटिव फील्ड कह सकते हैं आप, एक कंडीशन आ गया। अब दूसरा कंडीशन देखते क्या कहता है। दूसरा कंडीशन कहता है कि कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन बाय द फोर्स, जिसको लाइन इंटीग्रल कह रहे हैं, क्लोज पाथ के लिए 0 होगा। वापस आ जाएंगे, गुड। हम नीचे से ऊपर आए mgh और वापस गए तो -mgh, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क 0। तो इसका मतलब ऐसे भी कह सकते, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज 0। जैसे यहां इस एग्जाम्पल यहां पर दिया कि ऐसे एक क्लोज पाथ है, हम A टू B गए, फिर B टू A वापस आ गए। तो A से B जाना और B से A आना, तो इसके लिए अमाउंट ऑफ वर्क हमारा क्या होना चाहिए, 0। ये कंडीशन आ जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क 0, सॉरी। ठीक, तो ये किस किस कंडीशन में आ रहा, अब इसके लिए कौन कौन से फोर्स है, तो भाई इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे सेंट्रल फोर्स जितने भी नेचर में है सभी कंजर्वेटिव फोर्स हैं। जो नॉन सेंट्रल होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव, लाइक न्यूक्लियर, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारे नॉन कंजर्वेटिव है। हो गया। अब इसका हम लोग एक मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं कि जैसे मान लो हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे। इफ अ बॉडी ऑफ मास m लिफ्टेड टू हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड बाय डिफरेंट लेवल्स। अब यहां पर 4 तरीके और चारों तरीके से हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकाल के चेक करते हैं क्या होता है। तो पहला पाथ हमारा ये फर्स्ट पाथ, इनिशियल फाइनल, चेक करते क्या आता है। तो फॉर फर्स्ट पाथ अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक, ये हमारा लिफ्टिंग फोर्स, ये हमारा mg। ठीक, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू AB। अब F mg, AB का मतलब H, तो mgh आ गया फॉर द फर्स्ट पाथ। ठीक, अब आ जाए सेकेंड पाथ। सेकेंड पाथ के लिए ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के हेल्प से जब मूव करेगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं अलोंग द इंक्लाइन जो फोर्स लगता है वो mg साइन थीटा लगता है। तो अमाउंट ऑफ वर्क फॉर सेकेंड पाथ
mg साइन थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है a टू b। इस डिस्प्लेसमेंट को हमने स्लैंट लेंथ को l लिखा, तो mg साइन थीटा इनटू l। अब उसी ट्रायंगल में हम लोग देखें तो ये हमारा थीटा है, ये हमारा l है और ये हाइट h है। अब इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो mg साइन थीटा और l का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल ले। साइन थीटा हो गया h बाई एल, देन l इज इक्वल टू h बाई साइन थीटा, तो l का वैल्यू हो गया h बाई साइन थीटा। यहां से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये mgh हो गया। इसका मतलब फॉर सेकेंड पाथ mgh हो गया। तो फर्स्ट पाथ का भी mgh निकला, सेकेंड पाथ का भी mgh निकला। यहां तक तो कंजर्वेटिव शो कर रहा है। अब आ जाए हम लोग तीसरे पाथ पे। तो तीसरे पाथ को थोड़ा सा हम लोग अपने तरीके से रीड्रॉ कर सकते हैं। मान लो हम ए से चल रहे हैं, पहले हो सकता थोड़ा सा मूव किया, या इसको हम ऐसे बना लेते हैं, बी तक जाना है, थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा ऐसे गए, फिर ऐसे गए, और फाइनली ऐसे गए। मान लो एक एग्जाम्पल दे, हम H1 H2 H3 को छोड़ देते, कुछ इसी तरह से लेते एग्जाम्पल। ये हमारा फाइनली बी है, इसका नाम कुछ कर देते जे, के, एल, एम और एन। ये हमारे लिए थर्ड पाथ। तो अमाउंट ऑफ वर्क फॉर द थर्ड पाथ, ये हमारा फोर्स ब्लॉक का ऐसे लग रहा डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स हमारा ऐसे लग रहा, ठीक। और वो फोर्स mg के बराबर है, तो F इंटू AJ। F और AJ के बीच कितना एंगल है 90 डिग्री प्लस। अब आ जाओ F ऐसे है, तो F इंटू JK है। F और JK के बीच कितना एंगल है 0 डिग्री। चलो अब आ जाओ फिर FKL कितना एंगल 90 डिग्री। चलो नेक्स्ट आ जाओ F, फिर KL हो गया LM कितना एंगल 0 डिग्री। चलो फिर आ जाओ FMN कितना एंगल 90, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ FNB कितना एंगल 0 डिग्री। 90 वाले पार्ट को कैंसिल करो, cos 90 0, cos 90 0 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, F कॉमन, क्या क्या है JK। चलिए JK के बाद LM जो 0 डिग्री वाला है, फिर उसके बाद क्या MN, MN कट गया, NB है NB। अब JK प्लस LM प्लस NB देखो कितना है, J से K, फिर K के बाद LM और फिर NB। यही हमारा H1 H2 H3 के तरह है। इसका मतलब सबका सम क्या देगा, इनिशियल टू फाइनल हाइट दे देगा। तो क्या बन गया FH, और F को बैलेंस कौन किया भाई mg, तो फाइनली क्या आ गया इसके लिए भी mgh। तो थर्ड के लिए भी mgh आ गया। फोर्थ क्या है भाई, तो फोर्थ लाइन इंटीग्रल fdl। तो फोर्थ हमारा क्या आ गया f डॉट dl। dl और f के बीच एंगल 0, f dl का मतलब पूरा इस कर्व का लेंथ। तो वो कर्व का लेंथ क्या दे देगा, टोटल हाइट दे देगा।
तो एफ एच, और ये किसके बराबर है, एम जी एच। इसका मतलब चारों पाथ के लिए अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो गया, सेम हो गया। हो गया क्लियर यहां तक 100%? तो हम लोग एक बार चेक कर लें। पहले के लिए देख लो, हमारा एम जी एच आया। सेकेंड पाथ के लिए भी हमारा एम जी एच, वैसे ही कैलकुलेशन किया जो ऑलरेडी हमारे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। थर्ड के लिए भी देखो, सबको ऐड कर दिया, हमारा एम जी एच आ गया। फोर्थ के लिए भी हमारा एम जी एच आ गया। सारा अमाउंट ऑफ वर्क सेम है। इसका मतलब क्या शो कर रहा है, अभी तक तो ये कर रहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क सेम है। अब हम ए टू बी तक लेकर के गए, तो ए टू बी तक लेकर के गए तो क्या आया, एम जी एच। और इसी ब्लॉक को हम वापस ले आए इनिशियल पोजीशन पर वापस, तो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क ए टू बी एम जी एच और बी टू ए माइनस एम जी एच। अब दोनों को हम ऐड कर दे तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क 0। इसलिए हम ये शो कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। ठीक इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी कर सकते हो। क्लियर, आगे समझ में? अब आ जाओ, नेक्स्ट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या होगा, बिल्कुल उसके जस्ट यहां पर पाथ डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पर नहीं निर्भर करेगा। इसका मतलब क्लोज पाथ के लिए अमाउंट ऑफ वर्क नॉन जीरो। ये सारे कंडीशन को शो करेगा। तो वैसा ही कहता है, यहां पर डेफिनेशन भी कहता है, फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव if work done or against the force in moving a body from one point to another depends on the path followed by the particle or path followed by an object, ठीक, or the amount of work done for a closed path cannot be zero। तो इसका एग्जाम्पल, जितने भी रिएक्शनरी फोर्सेस हैं सारे नॉन कंजर्वेटिव है। जो फोर्स अगेंस्ट, कहने का मतलब मोशन को अपोज करने वाले, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग, अप थ्रस्ट, जितने भी बाउंड फोर्स, इन सब के लिए अमाउंट ऑफ वर्क कभी भी 0 नहीं होगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग नॉन कंजर्वेटिव के कैटेगरी में डालते हैं। अब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, तो हम लोग मैथमेटिकली भी तो शो कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क नॉन जीरो होगा। कर सकते हैं। तो इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। नोट कर लो, कोई बात नहीं। हो गया? तो यहां पर वैसे ही लिखा कि एक, जैसे हम बॉडी को मूव करा रहे फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस टेबल पे, और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, कैसे ये पाथ पर डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली हम लोग पहले अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम ए टू बी फाइंड करते हैं।
तो ए टू बी हमारा अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा, एफ इनटू, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के कारण से हो रहा है, तो हम ए टू बी जब इस ब्लॉक को मूव कराते हैं तो बाय द फ्रिक्शनल फोर्स एफ इनटू एस, एफ को हम लोग लिखते हैं म्यू नॉर्मल इनटू डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल को हम लोग लिख देते हैं एम जी के इक्वल। इसका मतलब ए टू बी हमारा अमाउंट ऑफ वर्क आ गया म्यू एम जी एस। इसी तरह से हम बी टू ए अमाउंट ऑफ वर्क निकाल लें, तो यहां पर भी ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स एन टू एस, तो ये क्या आ जाएगा, फिर वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स के कारण से फिर म्यू इनटू नॉर्मल इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नॉर्मल को mg से रिप्रेजेंट किया तो म्यू mgs हो गया। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क जब हम फाइंड करेंगे तो फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए, देखते हैं निकाल के कितना आ रहा है। ये हमारा म्यू mgs आया और ये भी हमारा म्यू mgs आया, और दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 2 म्यू mgs आ रहा है। इसका मतलब ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कैन नॉट बी 0। यहां पर नेट अमाउंट ऑफ वर्क 0 के इक्वल नहीं हुआ। ये प्रूफ कर रहा है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो आज के क्लास में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, इसी का अब जैसे वही हमने कहा ए टू बी फिर बी टू ए गए, तो इस कंडीशन में नेट अमाउंट ऑफ वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन नॉन जीरो। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। आ गया समझ में? तो ये टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। अब सिर्फ हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन, और कल के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सिखाएंगे। ठीक है, कल से टाइम पर रहो, ठीक, भूलना नहीं है। टाइम थोड़ा सा लेट कर सकते हो लेकिन आना है। लेट में चलेगा, 4 o'clock भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आना है, एब्सेंट नहीं।